हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू टैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं यहाँ पर हर दिन दोपहर के 12 बजे आपके लिए 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज लाती हूँ फॉर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, अगर किन्हीं को भी हमारा पेड कोर्स अवेल करना है तो लिंक हमारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाएं और हमारे इस लिंक को अवेल करें, हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स होंगे और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो पूरा फुल पैकेज है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो जाएं जल्दी से हमारे पेड कोर्स को अवेल करें और आप अच्छा खासा यहाँ पर डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये सारे सीरीज, सारे कोर्सेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम यहाँ पर एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, यानी कि रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स में आज हम सरफेसी एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, लोगों के पेन पॉइंट भी हैं सरफेसी एक्ट को समझने के लिए। तो चलिए समझते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यों इसको लाया गया, कौन सी कमिटी लेकर आई है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। अब ये किस कमेटी के द्वारा लाया गया था? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, नरसिंघम कमेटी 2 एंड अंधर अर्जुना कमेटी के द्वारा इसको लाया गया है। क्यों लाया गया, क्या नीड पर गई? तो यहाँ पर इन दोनों ने, कमेटी ने ये रिकॉग्नाइज किया कि एक लीगल फ्रेमवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें अपने जो भी हमारे फाइनेंशियल जो एनपीएस वगैरह जो अकाउंट हो जाते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों कमेटी ने मिलकर क्या किया, सरफासी एक्ट का जो है यहाँ पर उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। क्या ऑब्जेक्टिव था? तो सबसे पहले, जैसे कि मान लीजिए कोई लॉन्ग टर्म लोन होता है और जिसको आप पे नहीं कर पा रहे हो, और आपने अगर ये लोन जो है अपने किसी एसेट्स के अगेंस्ट लिया होगा, तो जो भी आपका एसेट होगा, जो भी आपकी सिक्योरिटी होगी, बैंक यहाँ पर क्या करेगी, उस सिक्योरिटी को सेल कर देगी ताकि वो यहाँ पर रिकवर कर सके लोन को। ठीक है, तो सेल करके मनी से ये क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। उसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स, इंप्रूविंग द रिकवरी फॉर एनपीए। तो जो भी हमारा रिकवरिंग प्रोसेस है एनपीए का, उसको यहाँ पर क्या किया जाए और ज्यादा इनहेंस कर सके, इसके लिए जो है सरफासी एक्ट को लाया गया। तो आई होप आपको ये तीन चीजें तो समझ में आ गई होंगी। चलिए यहाँ पर कुछ प्रोविजंस वगैरह देख लेते हैं। पहला प्रोविजन की बात करें तो सिक्योरिटाइजेशंस की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर बैंक क्या करती है, बैंक जितने भी लोन्स होते हैं उसको बंडल बनाती है और एक जगह बंडल बनाने के बाद ये इन्वेस्टर्स को बेच देती है ताकि इमीडिएट इनको यहाँ पर कैश मिल सके। ठीक है, दूसरा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग करती है अपने फाइनेंशियल एसेट्स का ताकि जो बोरोवर है वो इजीली अपने लोन को रीपे कर सके। तीसरा है यहाँ पर रिकॉग्निशन ऑफ एनी इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि इसका मतलब आप समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर फैक्ट्री के अगेंस्ट मैंने लोन लिया, मैंने फैक्ट्री को एज अ सिक्योरिटी डाल के यहाँ पर लोन लिया, तो अब यहाँ पर जो है लीगली बैंक क्या करेगी, फैक्ट्री को रिकॉग्नाइज करेगी एज अ सिक्योरिटी। दूसरा है आपका कि पावर टू इन्फोर्स सच सिक्योरिटी, यानी कि अगर मान लीजिए आपने लोन टाइमली रीपे नहीं किया, तो यहाँ पर बैंक के पास पूरा पावर है किस चीज का, कि वो जो भी आपने सिक्योरिटी दिया है, जो भी आपने एसेट्स दिए हैं, उसको यहाँ पर बिना किसी इंटरवेंशन के इजीली वो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल कर देंगे अपने मनी को रिकवर करने के लिए, और इसमें किसी भी कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होगा, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। इसके अलावा जो लास्ट है, इसमें आप देखेंगे सेंट्रल रजिस्ट्री की बात की गई है, यानी कि जो भी आप सिक्योरिटाइजेशन करते हैं, ठीक है, और जो भी आपने एसेट्स रीपोज किया है, ये बैंक के बारे में बात की जा रही है कि जो भी उन्होंने रिपोज किया है उसको आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है सेंट्रल डेटाबेस में। क्यों? ताकि पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। तो ये कुछ आपके देखेंगे कि कुछ प्रोविजंस है सरफेसी एक्ट के। नाउ अब यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, तो कौन कौन से जो है फाइनेंशियल एसेट्स हो सकते हैं अपने बैंक्स के लिए एज पर द सरफेसी एक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला है क्लेम टू डेब्ट और रिसीवेबल्स। तो अगर आपने कोई भी लोन लिया है, whether it's secured by any
जो सिक्योरिटी या कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है, वो दोनों आपके लिए क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स का काम करेंगे यहाँ पे। अगर कोई भी डेप्ट सिक्योर्ड है बाय मॉर्गेज, यानी कि होम वगैरह कोई प्रॉपर्टी वगैरह से अगर वो सिक्योर्ड है तो भी वो आपका फाइनेंशियल एसेट्स में आता है। या कोई आप देखेंगे ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे कार वगैरह हो गया है ना, कोई फैक्ट्री इक्विपमेंट्स हो गया, तो इन सब पे भी अगर आप लोन लेते हो तो भी आप देखोगे कि वो भी फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर आता है। और राइट और इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी फॉर द डेप्ट, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, मान लो आपने फैक्ट्री के किसी इक्विपमेंट पे आपने लोन ले लिया, तो अब इस इक्विपमेंट पे पूरा जो है बैंक का राइट होता है, ठीक है, तो ये बैंक की सिक्योरिटी हो जाती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ कुछ कंडीशंस के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला कंडीशन यहाँ पर है एनपीए लोन मस्ट बी बैक्ड बाय सिक्योरिटी। तो अगर आप एप्लीकेशंस दे रहे हो ना सरफासी एक्ट के लिए, अगर बैंक दे रही है तो ये इंश्योर करना पड़ेगा उनको कि ये जो एनपीए है सिक्योरिटी के द्वारा बैक्ड है, यानी कि यहाँ पर कोई जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है बाय द बोरोवर। आउटस्टैंडिंग अमाउंट की बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट और जो भी इंटरेस्ट वगैरह अगर सबको मिला के अगर बोरोवर का जो अमाउंट है 1 लाख से एक्सीड करता है, यानी कि मान लीजिए दोनों मिला के 1.5 लाख हो रहा है, तो वो क्या होगा, आप सरफासी एक्ट के अंदर इसको एप्लीकेशन दे सकते हो इस तरीके के अकाउंट के लिए। ड्यूज जो है शुड बी 20% एंड मोर ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। तो मान लीजिए आपका प्रिंसिपल था 5 लाख का, ड्यू जो है अभी करंट अमाउंट जो ड्यू बचा है वो ₹6 लाख बचा है, तो अगर ये टोटल जो ओवरऑल जो आपका अमाउंट ड्यू अगर 20% है या 20% से ज्यादा है, तो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर द सरफासी एक्ट। यहाँ पर आप देखेंगे एग्रीकल्चर लैंड जो है ये आपका जो कि सिक्योर्ड एसेट्स हैं, ये आपका कभी भी सरफासी एक्ट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे बात करेंगे तो इन्फोर्सेबल डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है, यानी कि जो भी आपने सिक्योरिटी वगैरह दिया है उसके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह जो भी हैं सिक्योरिटी के, उनकी वैलिडिटी जो है 6 मंथ होनी चाहिए बिफोर आप अप्लाई अगर कर रहे हो सिक्योरिटी सरफासी एक्ट के लिए, यानी कि ये इन्फोर्सेबल डॉक्यूमेंट्स है, मिनिमम इनकी 6 मंथ वैलिडिटी होती है, रिक्वायर्ड होती है। कंसोर्टियम की बात की गई है, इसमें बता रहा है कि एटलीस्ट जो 60% जो ड्यू है मस्ट बी एग्री फॉर द सरफासी एक्ट 2002 एक्शन। यानी कि इसको आप समझेंगे, मान लीजिए आपने मल्टीपल जगह से लोन लिए हैं, मल्टीपल बैंक से आपने लोन लिए, ए बी एंड सी, ठीक है, ये 3 बैंक है। अब इस तीनों में से जिसने भी 60% आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया है टोटल अमाउंट का, ठीक है, वो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि वो एप्लीकेशंस वो इस कंडीशन में आते हैं एप्लीकेशन फॉर द सरफासी एक्ट के अंदर। बाकी मान लीजिए इन्होंने 20% और 20% है, इन दोनों ने आपको 20% इस बैंक ने लोन लिया, लेकिन ए ने आपको 60% दिया। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है, आप पे नहीं करते हैं, तो ये भी आपके कंडीशन सरफासी एक्ट के अंदर आ जाता है। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ कंडीशंस थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। चलिए इससे रिलेटेड एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द सरफासी एक्ट। द लोन मस्ट बी बैक्ड बाय अ सिक्योरिटी, the outstanding amount including interest should exceed 1 lakh, the due should be less than 20% of the principal and interest, and the secured assets cannot be agriculture land। अभी मैंने आपको बताया है इसके बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान जरूर देना है नॉट लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा होता तो आप पता नहीं इसमें क्या ही आंसर लगा के आते, लेकिन अगर आपने ढंग से क्वेश्चंस को पढ़ा होता कि कंडीशन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे बोला था मोर देन 20%, लेस देन 20% की तो मैंने बात ही नहीं की थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। Now next question is which of the following is not considered a financial asset under the SARFAESI Act। मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए थे कुछ फाइनेंशियल एसेट्स के, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्लेम टू डेप्ट और रिसीवेबल, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, डेप्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और चार्ज
or a immovable property, mortgage charge or hypothecation of the movable property, agricultural land used for farming. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बहुत ही ऑब्वियस आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. Now next question is, what does the SARFAESI Act allow for in terms of financial assets? तो इसमें से आपके पास चार ऑप्शन है. सेल ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स ओनली, सेक्यूरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, डीवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड स्टोरेज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स. करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेक्यूरिटाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ SARFAESI Act 2002 एज हाईलाइटेड बाय द नरसिंघम कमिटी सेकेंड एंड अंध अर्जुना कमिटी? तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है, कमेंट में देना है इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है. प्रमोशन ऑफ द एग्रीकल्चर लोन, रियलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, इनकरेजमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड लैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग. तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? बड़ा ही इजी सा सवाल पूछा है, ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा है. एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा हुआ है. तो आई होप आप सभी लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर करेंगे. मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे कभी कभी ऐसे कमेंट्स में मैं देखती हूँ कि आप लोग लिखते हो कि मैम आपने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है, मैम आपने वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया. तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाती हूँ. यहाँ पर मेरे दो सीरीज जाते हैं. एक है आपका 50 डेज का सीरीज जो अभी आप देख रहे हो, और दूसरा है आपका फाउंडेशन सीरीज जो सुबह के 9 बजे आपको हर अल्टरनेट डे प्रोवाइड किया जाता है. तो जैसे कि आप लोगों में से किसी ने लिखा था कि होम लोन मैम आपने नहीं पढ़ाया है, बट आप प्लीज जाके इसको फाउंडेशन सीरीज में देखिए. मैंने होम लोन के बारे में आपको पढ़ाया है और एजुकेशन लोन के बारे में मैंने आपको 50 डेज में पढ़ाया है. तो हमारे दो सीरीज चलते हैं, उन दोनों में भी आप जाके एक बार जरूर रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे. मैं हर कॉन्सेप्ट बिना बताए, बिना कंफर्मेशन के आपके पास लेकर नहीं आती हूँ. तो मैं यहाँ पर हर चीज आपको पहले ही पढ़ा देती हूँ एंड देन मैं क्वेश्चंस यहाँ पर करती हूँ. तो आई होप जिनके भी ये डाउट्स थे कि मैंने ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ाए हैं, तो प्लीज आप लोग एक बार जाके फाउंडेशन सीरीज को भी देखें. ये दोनों सीरीज आपके लिए लाए गए हैं कि आप दोनों जो है कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझ सको यहाँ पे. ठीक है, तो आप जाएं पहले तो ये सब चेक करें दोनों के दोनों को, और इस सवाल का जवाब आप लोग एक्टिवली कमेंट सेक्शंस में देते रहें. पार्टिसिपेट करें गाइस, एवरी टाइम मैं आप लोगों से कहती हूँ पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट. तो पार्टिसिपेट करना नहीं भूलना है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. कमेंट सेक्शंस में आप अपने फीडबैक्स डालें, जो भी आपको अच्छा लगता है आप कमेंट्स करें, लेकिन कमेंट करें. ठीक है, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तैयारी करनी है. मैं आपके लिए पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे अच्छे यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर आऊँ. एंड आई होप आप लोग काफी ज्यादा इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे. तो चलिए आज के लिए इतना ही. जिन लोगों को भी यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, कोई भी कोर्स रिलेटेड जानकारी लेनी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@aerotab.co.in पे. इसी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशंस करते रहें. मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में.